तो आज का आपका टॉपिक मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंसी। देखिए समझिएगा आप लोग। देखिए इस टॉपिक में आपको पढ़ना क्या है। आपने इसके पहले जो चैप्टर पढ़ा उसका नाम है आपका मेंडेलियन बेसिस ऑफ इनहेरिटेंसी, यानी कि वंशागति का मेंडल कह सकते हैं, मेंडलवाद कह लीजिए या वंशागति का मेंडलीय आधार कह लीजिए। ठीक, लेकिन ये चैप्टर उससे जस्ट अगली स्टोरी है और ये आपका डिपेंड किस पर करता है, मॉलिक्यूल्स पर। इसलिए चैप्टर का नाम क्या है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंसी। ठीक, अब आपको मॉलिक्यूल के थ्रू समझना है कि इनहेरिटेंसी होती कैसे है। अब मॉलिक्यूल की जब हम आप बात करते हैं तो इधर इनहेरिटेबल जो मॉलिक्यूल है उसका नाम है डीएनए, क्योंकि आप जानते हैं मोस्ट ऑफ जितने भी आपके ऑर्गेनिज्म हैं सब में जेनेटिक मटेरियल कौन होता है, डीएनए। बात क्लियर। तो इसका मतलब हम आप लोगों को इधर पर क्या समझना है, डीएनए आपको क्लियर करना है पहले। ठीक, यानी कि ये पूरा चैप्टर जो आपका है वो कहीं ना कहीं डीएनए के इर्द गिर्द घूमता है। तो सबसे पहले हम आप लोगों को क्लियर क्या करना है, डीएनए। बात क्लियर है। अब डीएनए की जब हम आप लोग बात करते हैं तो सबसे पहली चीज आपको ये समझना है कि डीएनए होता क्या है। तो आप सब लोगों ने पढ़ा होगा कि डीएनए क्या है, न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड, इतना आपको सब लोगों को क्लियर है। ये जो न्यूक्लिक एसिड है इसकी हम आप लोगों को थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो आप लोग डिस्कवरी पढ़ते हैं। करें न्यूक्लिक एसिड की डिस्कवरी या सबसे पहले खोज करने वाला व्यक्ति, तो आप जानते हैं जर्मन साइंटिस्ट, जर्मन साइंटिस्ट। और उस जर्मन साइंटिस्ट का नाम फ्रेडरिक मीस्चर। फ्रेडरिक मीस्चर वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहली बार न्यूक्लिक एसिड को देखा, या आप कह सकते हैं जिस न्यूक्लिक एसिड को देखा उसका नाम क्या था, डीएनए। तो आप डिस्कवरी ऑफ डीएनए में भी आप फ्रेडरिक मीस्चर लिख सकते हैं और न्यूक्लिक एसिड की डिस्कवरी में भी फ्रेडरिक मीस्चर का। अब फ्रेडरिक मीस्चर ने देखा किसमें था, तो आपको याद रखना फ्रेडरिक मीस्चर ने कौन से ईयर में, तो आप ईयर भी जानते होंगे किसमें, 1869। बात क्लियर। इस आप कह सकते हैं ईयर में फ्रेडरिक मीस्चर ने सबसे पहली बार किसको देखा, न्यूक्लिक एसिड को। और जब न्यूक्लिक एसिड को देखा तो आपको पता होगा उन्होंने नाम क्या दिया, न्यूक्लिन। क्या नाम दिया, न्यूक्लिन। अब न्यूक्लिन क्यों कहा, इसके पीछे एक और आप थ्योरी समझिएगा। जब फ्रेडरिक मीस्चर ने सबसे पहले डीएनए को देखा तो ना तो वो प्रोटीन का कोई स्ट्रक्चर था, ना ही कोई लिपिड का स्ट्रक्चर था। मोस्ट ऑफ जो आपकी सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं वो या तो प्रोटीनियस होते हैं या फिर लिपिड वगैरह के बने होते हैं। लेकिन उन दोनों में से उन्हें कुछ नहीं मिला, ना वो प्रोटीनियस स्ट्रक्चर था ना वो लिपिड से बना स्ट्रक्चर था। तो उन्होंने जो डीएनए देखा, आप जानते हैं जो मनुष्य का डीएनए होता है सेल में, ह्यूमन जो डीएनए होता है वो बहुत लंबा होता है ना। कितनी लेंथ होती है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। जो मनुष्य का डीएनए है उसकी लेंथ एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 2.2 मीटर, कितना, 2.2 मीटर आपका होता है एग्जैक्ट जो होता है। इससे पीवाईक्यू भी आएगा, आपको याद रखना है डीएनए की लेंथ 2.2 मीटर के साथ। कहाँ इन्होंने खोजा, तो इन्होंने जब न्यूक्लियस को आप कह सकते हैं तोड़ा, न्यूक्लियस को, तब न्यूक्लियस में इन्होंने इसको सबसे पहली बार देखा। बात क्लियर। और जब न्यूक्लियस में इन्होंने देखा तो उसके नाम के अकॉर्डिंग उन्होंने नाम क्या दिया, न्यूक्लिन। मतलब न्यूक्लियस के आधार पर डीएनए का नाम क्या पहले दिया उन्होंने, न्यूक्लिन। मतलब जो जेनेटिक मटेरियल उन्होंने खोजा उसका नाम क्या दे दिया, न्यूक्लिन। और न्यूक्लिन को अब पहली बार जब उन्होंने खोजा बहुत बड़ा डीएनए था, तो एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, बहुत ही जटिल चीज, तो उन्होंने बहुत ज्यादा उसके बारे में डिटेल कुछ नहीं बताया। इसके बाद एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम आप लोगों ने पढ़ा होगा, अल्टमान। कौन, अल्टमान। इन्होंने इस डीएनए की किस नेचर का, एसिडिक नेचर का पता किया कि वास्तव में ये जो आपका डीएनए है ये किस नेचर का बना हुआ है, ये एसिडिक है। तब जाकर के जब उन्होंने एसिडिक नेचर का पता लगाया अल्टमान ने, तब उन्होंने उसका नाम क्या कर दिया, न्यूक्लिक एसिड किया, न्यूक्लिक एसिड। अब जो न्यूक्लिक एसिड इन्होंने खोजा था वो वास्तव में कौन सा था, डीएनए। बात क्लियर। तो आप कह सकते हैं डीएनए की खोज करने वाला भी कौन,
आपका सॉरी फ्रेडरिक मिशन। लेकिन बात इधर ये भी पढ़ाई जाती है कि इसको खोजा किसमें था, तो आपको याद होगा ये पस सेल, कौन सी सेल, पस सेल, जिसको हम आप लोग मवाद कोशिका कहते हैं। बात क्लियर। इन्होंने सबसे पहली बार जो न्यूक्लिक एसिड खोजा वो कौन सी सेल में, पस सेल में, जिसको हम आप लोग मवाद कोशिका भी कह देते हैं, मवाद कोशिका। मवाद आप सब लोग जानते होंगे, पस क्या होती है ये आप सब लोग जानते होंगे। आप लोगों ने ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में आपको पढ़ाया जाता है, जहाँ ब्लड, लिम्फ और वहाँ आपको पस भी पढ़ाया जाता है। या फिर आप लोगों ने इम्यूनोलॉजी में पढ़ा होगा, जब आप इम्यून सिस्टम पढ़ते हैं तो वहाँ पर आपको पस बताया जाता है कि आखिरकार पस होती क्या है। तो एक बार मैं आपको डिफाइन कर दूं, अगर आपसे कोई पूछे पस क्या है, तो आपने देखा होगा जो फोड़े फुंसी जब हो जाते हैं आपके स्किन वगैरह में कहीं पर भी, तो वो जो आपका वेस्ट मटेरियल जो निकलता है हल्का येलो टाइप, उसी को हम आप लोग क्या कह देते हैं, पस, यानी कि मवाद। लेकिन मवाद बनती कैसे बॉडी में, भाई आप लोगों ने पढ़ा मवाद जैसा तो कोई सब्सटेंस होता नहीं बॉडी में, और खासतौर पर लिक्विड फॉर्म में। तो आप जानते हैं तो ब्लड है या फिर लिम्फ है, तो फिर आखिरकार पस कहाँ से बनती है, पस होती क्या है। तो आप जानते हैं जब कोई बाहरी एंटीजन बॉडी में प्रवेश करता है, कोई पैथोजन हो सकता है, वायरस है, बैक्टीरिया है या कोई भी, तो वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी में जाता है एंटीजन के रूप में, तो आपके इम्यून सिस्टम की जो सेल्स है, लिम्फोसाइट वगैरह, तो वो उसको क्या करती हैं, आप लोग जानते हैं प्रोटेक्ट करने का काम होता है हमारी बॉडी को। तो वो हमारी बॉडी की प्रोटेक्टिंग करने के लिए उससे क्या करती है, लड़ती है। और जब लड़ती है तो आप जानते हैं जब लड़ाई होती है तो ऐसा तो है नहीं कि केवल एक ही पक्ष को नुकसान हो। लड़ाई जब भी होती है, अब कहते हैं कोई भी बहुत ज़्यादा, आप कह सकते हैं एक डोमिनेंट है, एक रिसेसिव टाइप में है, लेकिन जब लड़ाई होगी तो दोनों पर प्रभाव पड़ता है, चाहे वो डोमिनेंट हो चाहे वो रिसेसिव हो। तो दोनों साइड जब नुकसान होता है तो उस लड़ाई में होता क्या है उस दौरान कि कुछ आपकी लिम्फोसाइट्स वगैरह यानी कि WBC वगैरह भी नष्ट होती हैं, और कुछ आपके क्या भी आसपास की जो सेल्स होंगी उस लड़ाई में वो भी घायल होंगी, डेड होंगी, कुछ आपके एंटीजन भी डेड होंगे, है ना। तो वो सब मिला करके जो इकट्ठा हो जाता है मटेरियल, उसको हमारी बॉडी एक साइड लाइन कर देती है, क्योंकि वो वेस्ट मटेरियल है। उसी को प्लाज्मा वगैरह मिला करके, सेल्स वगैरह मिला करके, डेड वगैरह, तो वो मिला करके क्या बनता है, पस, यानी कि मवाद। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि पस आखिरकार है क्या, तो आप कह सकते हैं कि ये जो आपकी एंटीबॉडी है, या जो आप कह सकते हैं जो सेल्स हैं जो इम्यून सिस्टम बनाने का काम करती हैं, वो सेल्स प्लस एंटीजन और साथ में कुछ प्लाज्मा वगैरह मिल करके जो वो वेस्ट मटेरियल बनता है, उसी को हम आप लोग क्या कह देते हैं, पस कह देते हैं। बात क्लियर है। अब इसके बाद समझिए, ये आपका, अब इसमें और भी बहुत डिटेल में है, लेकिन आपके जो काम की चीज थी वो मैंने आपको लगभग यहाँ पर क्लियर कर दी। तो अब आपको DNA ही समझना है। देखिए DNA क्या है, तो आप लोग जानते हैं DNA वास्तव में न्यूक्लियोटाइड की एक पॉलीमर क्या है, श्रृंखला। आप ऐसे समझिएगा, DNA वास्तव में एक न्यूक्लियोटाइड की पॉलीमर क्या है, श्रृंखला। यानी कि इसका मतलब है कि ये जो हमारा न्यूक्लियोटाइड है, न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनने वाली ये क्या है, चेन है। बात क्लियर। जिसको हम आप लोग क्या कह देते हैं, पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन। पॉली शब्द का मतलब आप लोग जानते हैं, पॉली शब्द का मतलब जिसमें काउंट क्लियर ना हो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की संख्या एग्जैक्ट ना हो, उसको हम आप लोग केमिस्ट्री में बोलते हैं एक शब्द में क्या, पॉली। तो ये आपका पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन है, क्योंकि एक जैसे आप कह सकते हैं, एक से अलग आपके कह सकते हैं न्यूक्लियोटाइड आपस में क्या होते जाते हैं, जुड़ते चले जाते हैं। एक निश्चित सीक्वेंस में जब जुड़ते हैं तो वो जो चेन बनती है उसको हम आप लोग क्या कह देंगे, पॉली और न्यूक्लियोटाइड की चेन। बात क्लियर है। अब ये जो पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन है, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा DNA डबल स्ट्रैंडेड होता है। कैसा होता है, डबल स्ट्रैंडेड होता है। और डबल स्ट्रैंडेड का कहने का मतलब क्या है कि DNA जब चेन बनती है तो उसमें दो चेन आपकी भाग लेती है ना। पॉली न्यूक्लियोटाइड जो चेन है वो कितनी चेन भाग लेंगे, दो भाग लेती है मोस्टली, जब आपका DNA एक्सेस इसका की भी आपको कह सकते अपवाद मिलते हैं,
है ना। इसके भी क्या होते हैं, अपवाद कुछ पाए जाते हैं। जैसे आपको पढ़ाया जाता है कि डीएनए कभी कभी कैसा भी मिलता है, सिंगल स्ट्रैंड भी मिलता है। कहाँ मिलता है, तो उसका भी एग्जाम्पल बताया जाता है। डीएनए सिंगल जो स्ट्रैंड होता है वो कहाँ पाया जाता है, इसको कहते हैं 5x174 पॉलीफेज। ये आपको याद रखना है, किसमें 5x174 पॉलीफेज। आपका जो डीएनए है वो कैसा होगा, सिंगल स्ट्रैंड। ठीक, तो आप याद रखें कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं, तो इसका भी एक एक्सेप्शन है कि डीएनए कभी कभी क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड भी पाया जाता है। जैसे आप आरएनए के केस में भी यही पढ़ते हैं, आरएनए मोस्टली कैसा होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, लेकिन कभी कभी वो भी क्या मिलता है, डबल स्ट्रैंड, है ना। किस में मिलता है, तो उसको भी एग्जाम्पल पढ़ाया जाता है। कौन से वायरस में, ट्यूमर वायरस, है ना, जो ट्यूमर आपको उत्पन्न कह सकते हैं उत्पन्न करते हैं बॉडी में। तो ये एक्सेप्ट जो डीएनए का जो सिंगल स्ट्रैंड होता है वो किस में होता है, ये आपका रियल है, इसी बस में नहीं ये मोस्टली है जो आपको पढ़ाया जाता है, जो एनसीईआरटी में भी है। कौन सा, 5x174 पॉलीफेज। अभी तक जो बहुत ज्यादा जिसमें आप कह सकते हैं रिसर्च हुई है। इसके अलावा भी और भी होंगे, क्योंकि साइंस मतलब टोटल पूर्ण नहीं, कंप्लीट नहीं, अभी भी कुछ क्या हो सकते हैं, अपवाद हो सकते हैं, एक्सेप्शन हो सकते हैं। बात क्लियर। तो आपको यहाँ ये समझना है। इसके अलावा आपको इसमें समझना है कि आखिरकार ये बनता कैसे, ये आपके न्यूक्लियोटाइड जुड़ते कैसे, आखिरकार न्यूक्लियोटाइड होता क्या है। तो आप लोगों ने पढ़ा है न्यूक्लियोटाइड किससे किससे मिलकर बनता है, तो आप जानते हैं न्यूक्लियोसाइड, है ना, प्लस फास्फोरिक एसिड या फास्फेट ग्रुप भी कह सकते हैं, है ना। किससे मिलकर बनता है न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड प्लस फास्फोरिक एसिड से। अब न्यूक्लियोसाइड क्या होते हैं, अब आपको वहां समझना है। तो न्यूक्लियोसाइड बेसिकली क्या है, तो दो आपके जो मोनोमर होते हैं, है ना, उनका ग्रुप आपका क्या कहलाता है, न्यूक्लियोसाइड। अब वो दो कौन से मोनोमर होते हैं, तो आपको याद रखना है, एक होता है डीऑक्सीराइबोज शुगर, डीऑक्सीराइबोज शुगर, और दूसरा आपका क्या होता है, नाइट्रोजनस बेस। ये आपके दो, इनके सिंगल मॉलिक्यूल, दोनों के एक एक मॉलिक्यूल आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, एक न्यूक्लियोसाइड तैयार करते हैं। उस न्यूक्लियोसाइड में कौन अटैच होगा, फास्फेट ग्रुप कह लीजिए या फास्फोरिक एसिड H3PO4। तो वो जब आपका ऐड हो जाता है तो क्या बन जाता है, न्यूक्लियोटाइड। और जब न्यूक्लियोटाइड बहुत सारे जुड़ जाते हैं तो क्या बनती है, न्यूक्लियोटाइड की चेन, जिसको कहते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। बात क्लियर। अब समझिए, ये जो डीऑक्सीराइबोज शुगर है, ये वास्तव में आपको पढ़ाया जाता है कौन से प्रकार की शुगर है, पेंटोज। कौन सी शुगर, पेंटोज। मतलब क्या होता है, 5 कार्बन, यानी कि एक ऐसी शुगर जिसमें कितने कार्बन हो, 5। और पेंटोज आपकी कितने प्रकार की होती है, तो ये भी आपको बताया जाता है, एक डीऑक्सीराइबोज है और एक कौन सी है, राइबोज। और राइबोज क्या बनाती है, तो राइबोज आपकी क्या बनाती है, आरएनए। डीऑक्सीराइबोज कौन सी बनाती है, डीएनए। बात क्लियर। अब समझिए, ये जो आपकी पेंटोज शुगर है 5 कार्बन वाली, कौन सी, डीऑक्सीराइबोज, इसके साथ सबसे पहले आके कौन जुड़ता है, नाइट्रोजनस बेस जुड़ता है। बात क्लियर। और जब ये नाइट्रोजनी बेस जुड़ता है, किस नंबर के साथ जुड़ता है, अब आपको पूरा क्लियर करना है। तो ये जो डीऑक्सीराइबोज शुगर होती है, उसके फर्स्ट नंबर कार्बन के साथ कौन जुड़ता है, नाइट्रोजनस बेस। क्लियर है। तब जाकर के क्या फॉर्म होगा, तब जाके क्या बनेगा, तब जाके बनेगा न्यूक्लियोसाइड, जिसको आप डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड भी कह सकते हैं। क्लियर। अब देखिए, इसको थोड़ा सा हम स्ट्रक्चर टाइप में समझेंगे, इसको बनाने को। देखिए ऐसे समझिएगा, मैं आपको बना के दिखा दूं कि बनता कैसे, जुड़ता कैसे, इसकी चेन कैसे बनती है। देखिए, आप लोगों ने पेंटोज शुगर का आपने स्ट्रक्चर बनाया होगा, आप ऐसे देखेंगे इधर, तो इस प्रकार का स्ट्रक्चर बनाया था चेन इसकी, पेंटोज शुगर की। 5 कार्बन कैसे व्यवस्थित होते हैं इसमें, यहाँ पहला कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा, और यहाँ पर कौन सा, 5वां बाहर होता है, रिंग।
बात क्लियर। ये 5 कार्बन वाली जो शुगर है ये कौन सी शुगर है? पेंटोज। अब पेंटोज में आप चेक करेंगे, एक तो आपका राइबोज है और एक कौन सी है? डीऑक्सीराइबोज। बात क्लियर। तो जो आपका पेंटोज शुगर होती है उसमें आपको याद रखना जो अंतर दोनों में होता है वो ये, जैसे आप मान लीजिए ऐसे बना लीजिए, ऐसे 1 2 3 4 और इधर 5 कार्बन, ये 5 नंबर का हो गया, ये रख लीजिए। अब इसमें आपको अंतर क्या समझना है, यहाँ पर केवल एक बिल्कुल माइन्यूट सा आपका डिफरेंस होता है दोनों में, छोटा सा अंतर। कौन सा छोटा सा अंतर? तो ये जो सेकंड नंबर कार्बन है यहाँ पर आपका एक में OH होता है और एक में केवल H होता है। जिसमें OH होता है वो आपकी राइबोज है। क्या है? राइबोज। इसका आप फॉर्मूला भी जानते होंगे, C5H10O5, ये आपको याद रखना है। अब ये डीऑक्सीराइबोज क्यों बनी? तो आप जानते हैं इसमें किस चीज की कमी थी? O की। जब O निकलता है तो वो क्या हो जाता है? डीऑक्सी हो जाता है, मतलब एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल का नुकसान हो। बात क्लियर। तो वो आपका क्या बन गया, यहाँ पर एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कम हो गया, तो ये आपकी क्या बन गई? डीऑक्सीराइबोज। बात क्लियर। एक राइबोज थी और एक क्या हो गई? डीऑक्सीराइबोज। तो फॉर्मूला भी वैसे ही आपका चेंज होगा, C5H10O4। कितने की कमी है? केवल एक O का चेंज है दोनों। वहां कितने थे? 5 O है और यहाँ पर कितने हैं? 4 O। बात क्लियर। ये दोनों में डिफरेंस है। अब समझिएगा ये जुड़ते कैसे हैं, वो आपको स्ट्रक्चर समझना है। देखिए इधर देखिए, अब आपको करना क्या है, ऐसे समझिए इसको, एक से आपको समझा दे, एक से दोनों का आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए ये आपका 1 2 3 4 और ये कौन से नंबर का? 5 नंबर। ये एक फास्फेट आपका क्या है, ये सॉरी आपकी ये क्या है? शुगर का मॉलिक्यूल है। कौन सी शुगर है? डीऑक्सीराइबोज। ऐसे समझ लीजिए ये डीऑक्सीराइबोज का एक मॉलिक्यूल है। इसके फर्स्ट नंबर कार्बन के साथ कौन जुड़ता है? नाइट्रोजनस बेस। यहाँ बात क्लियर। जैसे ये जुड़ता है तो ये क्या बन गया? न्यूक्लियोसाइड हो गया, क्योंकि शुगर प्लस कौन? नाइट्रोजनस बेस, दोनों जुड़े तो ये दो मिलाकर के क्या बना? न्यूक्लियोसाइड है। बात क्लियर है। अब इस साइड के बनाने में ये जब जुड़ा तो यहाँ पर एक बॉन्ड क्रिएट हुआ। इस बॉन्ड का नेम को दिया जाता है और PYQ पूछे भी जाते हैं इससे, किस बॉन्ड से जुड़ेगा? तो आपको याद रखना है यहाँ पर जो बॉन्ड होता है वो कौन सा बॉन्ड? नहीं, यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनता है, ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड। ये याद रखिएगा, कौन सा बॉन्ड है इधर? ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड बनता है। किसके किसके बीच है ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड? कौन सी शुगर? डीऑक्सीराइबोज शुगर प्लस नाइट्रोजनी बेस, दोनों के बीच जो आपका बॉन्ड है या जिस बॉन्ड से दोनों आपस में जुड़ रहे हैं वो कौन सा है? ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड। बात क्लियर है। अब होता क्या है इसमें? अब बचा आपका कौन? ये 5 नंबर कार्बन। बस समझिएगा, इस 5 नंबर कार्बन से आकर के कौन जुड़ेगा? फॉस्फेट समूह। कौन जुड़ा? फॉस्फेट समूह। और जैसे ही फॉस्फेट समूह जुड़ा तो इन तीनों के जुड़ने से जो बनेगा वो क्या कहलाएगा? वो न्यूक्लियोटाइड। मतलब ये आप कह सकते हैं ये पूरा एक न्यूक्लियोटाइड का क्या है? स्ट्रक्चर है। ये एक न्यूक्लियोटाइड का आपका स्ट्रक्चर बन गया। किससे किससे बना? शुगर, डीऑक्सीराइबोज, साथ में नाइट्रोजनी बेस, और बेस के बाद कौन जुड़ता है? और आपको याद रखना है फास्फेट जब भी जुड़ता है शुगर के साथ किस नंबर कार्बन से? ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है आपका, याद रखिएगा। कौन से नंबर कार्बन से? 5 नंबर। और यहाँ ये भी इंपॉर्टेंट है कि नाइट्रोजनी बेस कहाँ से जुड़ता है, तो वो आपको याद रखना है फर्स्ट नंबर कार्बन के साथ। तो एक नाइट्रोजनी बेस फर्स्ट के साथ और फास्फेट जो ग्रुप है या फास्फोरिक एसिड है वो किसके साथ? 5 के साथ। बात क्लियर। और जैसे ये जुड़ता है तब इसका नेचर क्या हो पाता है? एसिडिक। इसके पहले ये एसिडिक नहीं था। कैसा नेचर रहा होगा?
बेसिक, है ना, क्योंकि क्या जुड़ा है, नाइट्रोजनी बेस। जैसे ही एसिड जुड़ता है तो इसका नेचर चेंज होकर क्या हो जाता है, एसिडिक हो जाता है, और ये आपका क्या हो जाता है, एसिड फॉर्म में हो जाता है। बात क्लियर है? अब समझिए, ये एक है। अब आप समझिए इसकी चेन कैसे बनती है उसके बारे में। अभी आपको इसका बॉन्ड भी, सॉरी, अब आप यहाँ जैसे आपने बताया कि यहाँ पर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, बात समझिएगा। तो यहाँ भी पूछेगा ना कि ये किस बॉन्ड से जुड़ेगा। भाई फास्फोरिक एसिड आया और 5 नंबर कार्बन से शुगर के जुड़ा, तो इनके बीच में भी क्या है, बॉन्ड है। अब कौन सा बॉन्ड है, तो आप लोगों ने अगर पढ़ा हो तो आप लोगों को पढ़ाया जाता है कि एसिड प्लस आपका एल्कोहल, कौन, एसिड और एल्कोहल ग्रुप मिलकर के क्या बनाता है, एसिड और एल्कोहल का ग्रुप जब भी आपस में जुड़ता है तो याद करिए वहां पर कौन सा बॉन्ड बनता है, कौन सा बॉन्ड, एस्टर बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड, एस्टर बॉन्ड बनता है। तो यहाँ पर कौन सा बॉन्ड बनेगा, ये एस्टर है, लेकिन इसको क्या कहा जाएगा, फास्फो एस्टर बॉन्ड। याद रखिएगा कौन सा बॉन्ड है, फास्फो एस्टर बॉन्ड है। किसके किसके बीच, यहाँ आप जानते हैं OH होता है लास्ट में, है ना, और यहाँ पर आपका क्या है, H, दोनों मिलकर के H2O को क्या कर देंगे, रिमूव, और दोनों मिलकर के कौन सा बॉन्ड बना लेंगे, फास्फो एस्टर। क्लियर? क्योंकि आप जानते हैं इसका फॉर्मूला क्या होता है, H3PO4। तो इसका O और इसका कौन, OH, दोनों मिलकर के साइड में हो जाएंगे, तो एक वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। क्लियर? और कौन सा बॉन्ड बन जाएगा, फास्फो एस्टर। क्लियर? तो ये आपका एक न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर है। अब इसको समझिए, इसके बाद फिर कैसे जुड़ते हैं, देखिए। अब इसकी स्टोरी बनने की आगे चेन कैसे बनती है, देखिए यहां आपका ये जुड़ गया। अब ऐसे ही दूसरा हम आप लोग न्यूक्लियोटाइड बना दें, 1 2 3 4 और यहाँ पर आपका 5। ऐसे ही एक और बना लें, 1 2 3 4 और यहाँ पर 5। ऐसे ये 1 2 3। तो इसके फर्स्ट नंबर के साथ कौन जुड़ेगा, नाइट्रोजनी बेस। यहाँ पर भी फर्स्ट नंबर के साथ कौन जुड़ेगा, नाइट्रोजनी बेस। तो यहाँ पर 5 नंबर के साथ कौन जुड़ेगा, फॉस्फेट। इसके 5 नंबर के साथ कौन जुड़ेगा, फॉस्फेट। तो ये न्यूक्लियोटाइड हो गए। अब इधर ये जो आपका फॉस्फेट है, ये जो पहले वाला जो आपका न्यूक्लियोटाइड है उसके किस बॉन्ड, किस नंबर के साथ, थर्ड नंबर कार्बन के साथ जुड़ता है। मतलब आप ऐसे कह सकते हैं कि एक न्यूक्लियोटाइड अगले नेक्स्ट जो न्यूक्लियोटाइड है उसके साथ जुड़ता है, किस नंबर कार्बन के साथ, थर्ड नंबर कार्बन के साथ। बात क्लियर? फॉस्फेट जब भी शुगर से जुड़ेगा, ये याद रखिएगा, पहली बार में वो कभी भी 3 से नहीं जुड़ता। ये याद रखिए, सेपरेट फॉस्फेट आए और 3 से जुड़ जाए तो ऐसा नहीं होगा। एक न्यूक्लियोटाइड नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड से किस नंबर के साथ जुड़ेगा, 3 से। ये याद रखना, ये नहीं आपको दिमाग में आना कि फॉस्फेट के साथ 3 से जुड़ा तो ये भी 3 से जुड़ सकता था, लेकिन ये न्यूक्लियोटाइड के लिए कंडीशन है। जब वो क्या बन चुका है, न्यूक्लियोटाइड, तो एक न्यूक्लियोटाइड से दूसरा न्यूक्लियोटाइड जुड़ता है किस नंबर कार्बन से, थर्ड नंबर कार्बन। बात क्लियर? तो ये आपका इससे जुड़ गया, तो ऐसे ही ये भी तो जुड़ेगा, जुड़ेगा ना भाई। ये इसके थर्ड से जुड़ा है तो ये नेक्स्ट वाला भी तो इसके कहां से जुड़ेगा, थर्ड से। तो ये इस प्रकार से क्या बनती है, चेन। बात क्लियर? तो जैसे ये चेन है, ऐसे ही सेम आप जानते हैं डीएनए डबल हेलिक्स है, तो डबल स्ट्रैंड होंगे, तो एक स्ट्रैंड तो ये है, तो साइड में दूसरा भी तो होगा ऐसे। अब वो कैसा होगा, उसके लिए थोड़ा सा आप कहते हैं इस मॉलिक्यूल को क्या कर देना है, अपोजिट कर देना है। अपोजिट कैसे, ऐसे समझिएगा, ये ऐसे रहेगा, ऐसे ऐसे समझ लीजिए, और यहाँ O कर दीजिए, ऐसे इसमें कर दीजिए, सॉरी इधर O कर दीजिए, ऐसे इसको कर दीजिए, इधर O कर दीजिए। अब आपको यहाँ से नंबरिंग देनी 1
2 3 4 और यहाँ पर कौन होगा 5 होगा, 5 नंबर कार्बन होगा इधर। ऐसे यहाँ पर 1 2 3 4 और 5, इधर ऐसे 1 2 3 4 और 5 नंबर कार्बन, इधर 5 आएगा। हो गया। अब आप समझिए यहाँ पर देखिए आपको नाइट्रोजनी बेस जोड़ना है, फास्फेट जोड़ना है। नाइट्रोजनी बेस कहाँ जुड़ेगा, कहाँ जुड़ता था, फर्स्ट नंबर कार्बन के साथ। तो यहाँ फर्स्ट कौन है, इधर है ना, तो यहाँ पर नाइट्रोजनी बेस इधर जुड़ेगा। फास्फेट कहाँ जुड़ेगा, 5 नंबर के साथ। तो हम आप लोग यहाँ फास्फेट जोड़ देंगे। यही सेम चीज इसके साथ भी होगी, यहाँ नाइट्रोजनी बेस होगा और यहाँ पर क्या होगा फास्फेट। यही इसके साथ भी यही होगा, नाइट्रोजनी बेस और इधर पर कौन फॉस्फेट, है ना। अब इनको आपस में आप जोड़ दीजिए। देखिए इसका 5 नंबर इसके किससे जुड़ेगा, थर्ड नंबर से। इसका 5 नंबर इसके थर्ड वाले नंबर से। तो ये चेन आपकी कंप्लीट है ना। अब ये नाइट्रोजनी बेस है, तो ये आपस में क्या बनाते हैं, बॉन्ड बनाएंगे, क्योंकि दोनों चेन है आपस में क्या होती है, जुड़ी होती है। अब जब जुड़ेंगी तो कौन सा बॉन्ड, तो इस नाइट्रोजनी बेस से ये नाइट्रोजनी बेस बॉन्ड बनाएगा, इधर से ये बॉन्ड बनाएगा और इधर से ये बॉन्ड बनाएगा। ये जो बॉन्ड है आपका, ये कौन सा बॉन्ड है, तो आप याद रखना इसको हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। कौन सा बॉन्ड, यहाँ पर भी हाइड्रोजन बॉन्ड, यहाँ पर भी हाइड्रोजन बॉन्ड और यहाँ पर भी हाइड्रोजन बॉन्ड। ये याद रखना है, बात क्लियर। ये आपका तो इस प्रकार से आपका क्या बन जाता है, डीएनए का डबल स्ट्रैंड तैयार हो जाता है। अब इसमें आपको याद रखना है, आप कहेंगे सर यहाँ पर एक चेन हमने पढ़ी है 5 to 3 और सेकेंड दूसरी वाली, क्योंकि आप जानते हैं ये एंटी पैरेलल होता है। कैसा होता है, एंटी पैरेलल। एक होता है पैरेलल, पैरेलल मतलब मान लीजिए कोई एक लाइन है वो एक दिशा में मूव कर रही है बराबर दूरी पर, तो वो क्या है, वो पैरेलल है। बात क्लियर, वो पैरेलल है। लेकिन अगर एक बराबर दूरी पर इक्वल डिस्टेंस पर दो लाइन कंप्लीट कर रही हो अलग अलग डायरेक्शन में, तो उसको क्या बोलते हैं, एंटी पैरेलल कह देते हैं। तो ये आपका अलग अलग डायरेक्शन है। कैसे, आप देखिए इसका कौन सा वाला कार्बन खुला है, जो आपका फ्री है, तो आप जानते हैं यहाँ से 5 नंबर का फ्री है ये वाला। तो यहाँ पर कौन से नंबर का फ्री है, यहाँ पर 3 है, क्योंकि नेक्स्ट वाला जोड़ना है यहीं से, तो यहाँ पर ये 3 वाला फ्री है। तो इस चेन को हम कैसे पढ़ेंगे, 5 to 3। अब इधर आप चेक करिए, ऊपर 3 खाली है और नीचे कौन सा फ्री है, 5। तो ये आपका हो गया 3 और यहाँ पर ये कौन सा हो गया 5। तो ये चेन क्या हो गई, 3 to 5। बात क्लियर है, ये आपको याद रखना। तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि डीएनए को ऐसे मान लीजिए कि ये आपका अगर 5 है तो ये क्या है 3 है, तो ऊपर वाला अगर 3 है तो नीचे क्या है 5 है। आप एक को अगर हेड मान लीजिए 5 को हम हेड मान लें, तो ये हेड हो गया ऊपर और फुट हो गया कहाँ, नीचे। तो इसका हेड हो गया नीचे और फुट हो गया कहाँ, ऊपर। ये आपको याद रखना है। वो एंड दिखाने के लिए कि खाली है, उसके साथ कोई क्या नहीं है अटैच, वो बॉन्ड दिखाने के लिए किसका बॉन्ड, यानी किसकी अभी वैलेंसी क्या है, खाली है, खाली है, किसी के साथ अटैच हो सकता है। बात क्लियर है। तो ये आपको याद रखना है, इसलिए ये आपको बना है। कोई दिक्कत इसमें, याद हो जाएगा ना, ये कंप्लीट इतना हो गया होगा सबको। अब बात आती है इधर पर, आपको बताया जाता है कौन किसके साथ जुड़ेगा, कैसे जुड़ेगा डीएनए में। तो आपको इसकी बाकी आपको डिटेल इसकी पता है डीएनए की, डीएनए होता क्या है, डीएनए करता क्या है, डीएनए होता कितने प्रकार का है, ये आपका उस एनसीईआरटी में नहीं है। लेकिन आप लोगों ने अपना पढ़ा है इंटरमीडिएट में या फर्स्ट ईयर लेवल पर या इंटरमीडिएट लेवल पर, कितने प्रकार का, 5 प्रकार का डीएनए, ए डीएनए, बी डीएनए, सी डीएनए, डी डीएनए और जेड डीएनए। बात क्लियर, 5 प्रकार का डीएनए बताया जाता है। तो यहाँ आपको उसका जिक्र नहीं करना, केवल आपको समझना है कि मोस्टली जो डीएनए है वो आपको याद रखना। जब अब ये डबल स्टैंडर्ड है तो हमने तो सामने बना दिया ना, तो डीएनए ऐसा थोड़ी होता है। आप लोगों ने पढ़ा है डीएनए का स्ट्रक्चर, आप लोगों ने देखा होगा, तो डीएनए कुछ इस टाइप का होता है, ऐसे। तो यहाँ पर इनके क्या होते हैं, यहाँ पर इनके बेस आपस में क्या है, ये अटैच है ना, तो ये थोड़ा सा राइट हैंडेड कॉइल होता है। कैसा, मोस्टली जो डीएनए होते हैं सब कैसे होते हैं, राइट हैंडेड कॉइल, ए से लेकर डी तक। केवल जेड होता है जो कैसा कॉइल होता है, कैसा, लेफ्ट हैंडेड कॉइल होता है, वामावर्त कहते हैं जिसको हम आप लोग।
बाकी सब कैसे हैं, दक्षिणावर्त है। राइट हैंडेड कॉइल है, क्लॉकवाइज जिसको कहते हैं, घड़ी की सुई के अकॉर्डिंग। और ये कैसा होता है जेड वाला, एंटी क्लॉकवाइज होता है, अपोजिट। तो एक को हम लोग क्या कह देते हैं, बाकी चारों जो आपके हैं वो सब कैसे हैं, राइट हैंडेड कॉइल है। केवल एक है जो कैसा है, लेफ्ट हैंडेड कॉइल है, वामावर्त है। बाकी सब कैसे हैं, दक्षिणावर्त है। बात क्लियर, ये याद रखना है। तो अब आपको ये समझना है कि जो आपका डीएनए है, उस डीएनए में आपको समझना है ये यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ पर नेक्स्ट दूसरा वहीं से स्टार्ट होता है, यहाँ से यहाँ तक को क्या बोलते हैं, एक लूप कहते हैं। क्या कहते हैं, एक लूप माना जाता है, या एक लूप भी कह सकते हैं, या इसी को एक चक्कर भी कह देते हैं हम, है ना, एक टर्न कह दीजिए आप, चक्कर कह देते हैं, लूप या टर्न। अब आप जानते हैं एक लूप या टर्न है तो उसमें ऐसे जो आपके ये बेस है, ऐसे ये जो बेस है आपके, ये बेस कितने जुड़ते हैं बेस पेयर आपस में, भाई ये और ये मिलकर के बेस पेयर हो गया ना, ये भाई ये एक बेस है, ये एक बेस है, दोनों जुड़ गए तो क्या होगा, बेस पेयर हो गया, जोड़ा हो गया। बात क्लियर। और जब जोड़ा हो जाएगा तो जाहिर सी बात है कि आप लोगों को याद रखना है कि बेस पेयर आपको गिनना है। तो ये काउंट जब आप करेंगे यहाँ से लेकर एक टर्न में, तो कितने बेस पेयर होते हैं, 10 होते हैं, 10। बात क्लियर, 10 बेस पेयर है। और प्रत्येक बेस पेयर के बीच की दूरी, जैसे हम यहाँ से यहाँ तक के बीच की बात कर लें, इधर तक की, तो इनके बीच की डिस्टेंस आपसे पूछता है कितनी, तो आपको याद रखना है 3.4 एंगस्ट्रॉम, 3.4 एंगस्ट्रॉम। लेकिन एनएम में पूछता है, हाँ, तो आप इसमें 10 का क्या कर लीजिए, गुणा कर दीजिए। आपको वही करना है, गुणा नहीं करना है, भाग देना है। आप बड़ी यूनिट से किस में बदलेंगे, छोटी यूनिट में, तो आपको गुणा नहीं करना है, नहीं तो 34 हो जाएगा। कितने बदलना है, 10 का आपको डिवाइड कर देना तो 0.34 nm हो जाता है। कितना हो जाएगा, 0.34 nm हो जाता है। nm मीन्स नैनोमीटर। बात क्लियर, ये याद रखिएगा। अब ये तो हो गई एक बेस, दो बेस पेयर के बीच की दूरी, लेकिन ऐसे कितने बेस पेयर लगे हुए हैं, 10। एक लूप, एक टर्न की बात करें, एक लूप में कितने हैं ऐसे, ये नंबर 10 है, तो एक में आपका क्या है 0.34, तो आप 10 का निकाल सकते हैं। तो पूरे एक चक्कर की डिस्टेंस या लेंथ कितनी होगी, 3.4 नैनोमीटर। याद है, एंगस्ट्रॉम कहेगा तो 34, 34 एंगस्ट्रॉम। भाई एक का 3.4 एंगस्ट्रॉम, तो 3.4 गुणे 10 कर दीजिए, 3 अगर आप एंगस्ट्रॉम में देखेंगे तो एक का हो गया 3.4, और है कितने टोटल 10, तो कितना हो जाएगा 34 एंगस्ट्रॉम। लेकिन अगर आप एनएम की बात करेंगे तो एक एनएम का हो गया 0.34 एनएम, और कितने की बात करना है 10 की, तो कितना हो जाएगा 3.4 nm। 3.4 एनएम। ये दोनों आपको यूनिट समझना है, इनमें से किसी से भी आपसे कोई भी आपकी यूनिट पूछ सकता है। बात क्लियर। एंगस्ट्रॉम में अगर पूछता है कि नहीं दो बेस पेयर के बीच की दूरी, तो 3.4 एंगस्ट्रॉम। लेकिन जब वो आपसे पूछे कि नैनोमीटर में बताइए, एनएम में, तो क्या बताएंगे, तो 10 से डिवाइड कर देना है। बात क्लियर। तो आपको याद रखना है, ये दोनों आपको यूनिट याद रखना है, यहां से भी PYQ बन जाता है। आप समझिए, यहां इतनी बात आपको डीएनए की क्लियर हो गई होगी। इसके बाद आप लोगों से पूछा जाता है चारगाफ रूल। कौन सा रूल, चारगाफ रूल। क्यों, क्योंकि जो चारगाफ थे उनका नाम था एरविन चारगाफ। जो एरविन चारगाफ थे उन्होंने इसको डिटेल में क्या किया, समझा था भाई। क्योंकि मैंने आपको बताया जो फ्रेडरिक नीशर थे, उन्होंने इतना बड़ा मॉलिक्यूल देखा तो उन्होंने बहुत ज्यादा उसके बारे में क्या नहीं किया, पता नहीं किया। लेकिन बाद में जैसे जैसे समय बीतता गया तो जो नए नए लोग आते गए उन्होंने उसमें इंटरेस्ट ज्यादा दिखाया, और जब ज्यादा इंटरेस्ट दिखाया तो उसको समझा भी गया, है ना। तो इसका स्ट्रक्चर सबसे पहले आपको जो पढ़ाया जाता है कि किसने दिया था कि ऐसा होता है, तो याद करिए दो लोगों का नाम आता है, विल्किंस और फ्रैंकलिन। पहले आपका सबसे पहली बार प्रयास किसके द्वारा किया गया, विल्किंस और फ्रैंकलिन के द्वारा। उन्होंने क्या किया, एक्सरे क्रिस्टलाइजेशन किया था, है ना। जो उन्होंने एक्सरे क्रिस्टलाइजेशन किया तो उन्होंने उनके बारे में कुछ चीजें क्या की, बताई, टूटी फूटी बातें जो उनसे हो सका उन्होंने उसको डिटेल में समझाने की बजाय जो उनको समझ में उन्होंने बताया। लेकिन उन्हीं के बाद दो लोगों, आप लोगों ने नाम पढ़ा भी है,
कौन? जेडी वाटसन और HFC क्रिक। याद रखना है किन्हों ने? जेडी वाटसन और HFC क्रिक, दो लोगों ने फिर क्या किया? डबल हेलिकल मॉडल दिया था डीएनए का, है ना, जिसके लिए उन्हें क्या दिया गया था? नोबेल। और दोनों को नहीं, चारों को मिला था, क्योंकि पहला प्रयास किनका था? विल्किंस और फ्रैंकलिन का। तो जो नोबेल मिला था वो किसको किसको मिला? विल्किंस को मिला, साथ में किसको भी मिला? फ्रैंकलिन। और उसके बाद इनके अलावा इनके साथ कौन थे? तो जेडी वाटसन थे और HFC क्रिक भी थे। इन चारों लोगों को क्या मिला था इस वर्क के लिए? नोबेल प्राइज। ये याद रखना है। बात क्लियर? कभी कभी कुछ लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि दो ही लोगों को मिला था, वाटसन और क्रिक, क्योंकि मोस्टली जो बुक आती है उनमें ही लिखा रहता है, जो आप रेफरेंस बुक वगैरह देखते हैं, कि किसको किसको? वाटसन और क्रिक को। लेकिन आपको याद रखना है कि जो नोबेल मिला था इन चारों लोगों को मिला था इस वर्क के लिए। सर इस वर्क के लिए विल्किंस और फ्रैंकलिन को क्यों मिला था? क्योंकि उन्होंने सबसे पहली बार एक्सरे क्रिस्टलाइजेशन करके डीएनए का आधा अधूरा डायग्राम बनाया था। उसको समझाने का सबसे पहला प्रयास किसका? विल्किंस और फ्रैंकलिन का, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी के द्वारा। लेकिन वो पूरा नहीं बता पाए, तो उसको पूरा करने का काम किसका? वाटसन क्रिक का। तो सबसे पहले जिसने प्रयास किया वो भी तो उसमें इंक्लूड होगा ना, कि बहुत सारी जानकारी उसने भी तो आपको दी, और उसी को आधार मानकर आप चढ़ गए। आप ऐसे समझ लीजिए कि एक सीढ़ी बनाने वाला, फिर उस सीढ़ी बन जाने पर उस पर चढ़ने वाला, है ना, तो उसके आगे तो बेस जो बनाने वाला वो व्यक्ति वही दोनों थे। उसके बाद लोगों ने उसको देख करके उनको आधार मान के क्या किया? पूरी बिल्डिंग खड़ी कर दी। तो आधार जिसने बनाया उसका भी तो श्रेय है ना, कि इस चीज की नींव डालने वाले की सबसे ज्यादा वैल्यू होती है। फिर उस पर चढ़ने वाले तो कई लोग होते, उसको आगे बनाने वाले बहुत सारे लोग होते। भाई हम आप लोग कहीं भी एग्जाम्पल इसका देख सकते हैं। हमारे आपका घर बन रहा है या बना हुआ, हम घर में रहते हैं, तो उसकी नींव डालने वाले हमारे दादाजी लोग थे। अब वो चले गए तो उनकी जगह उस घर को पूरा कराने का काम हमारे पिताजी लोगों ने किया। तो स्टार्टिंग कहाँ से हुई? दादाजी लोगों से। तो श्रेय तो उन्हीं का है ना। प्लॉट लिया होगा, फिर उसमें नींव बनवाई होगी, कुछ एक आधे कमरे बनवाए होंगे, तो फाउंडेशन तो उन्हीं का दिया हुआ है ना। उसके बाद हमने उस फाउंडेशन पर फाउंडेशन चलाते चले गए, तो वो तो श्रेय उनका था ना। फिर बाद में हम लोगों का उसमें श्रेय जुड़ गया। तो मोस्टली जो आप लोग देखते हैं, तो चारों लोगों को क्या मिला? नोबेल पुरस्कार। बात क्लियर है? अब इसके बाद हम आप लोग समझेंगे चारगाफ रूल क्या है। देखिए, देखिए ये चारगाफ रूल आपको समझना है। देखिए चारगाफ रूल क्या है? तो मैंने आपको बताया, जो एरविन चारगाफ थे उन्होंने सबसे पहली बार ये बताया कि जो डीएनए है उसमें जो दोनों स्ट्रैंड हैं आपके, आप कह सकते हैं दोनों जो चेन है उसकी, वो आपस में जुड़ती कैसे हैं, और जुड़ने के अलावा उसमें किसकी कितनी क्वांटिटी मात्रा होती है, वो उन्होंने रेशियो और प्रोपोर्शन दोनों बनाने का काम किया। उन्होंने ही सबसे पहली बार बताया। देखिए डीएनए है तो उन्होंने बताया कि जो एडेनिन है उसकी मात्रा किसके बराबर? थाइमिन के बराबर। बात क्लियर? ये आपका जो ग्वानिन है वो साइटोसिन के बराबर, क्योंकि आप जानते हैं एडेनिन किसके साथ जुड़ता है? थाइमिन के साथ। और ग्वानिन किसके साथ जुड़ता है? नेक्स्ट चेन के साइटोसिन के साथ। इसका मतलब एडेनिन और ग्वानिन कौन है, और थाइमिन और साइटोसिन कौन है? तो आप जानते हैं एडेनिन और ग्वानिन दोनों कौन है? प्यूरिन है ना। ये दोनों कौन है? प्यूरिन है, प्यूरिन। और ये साइटोसिन और थाइमिन ये आपके प्रीमिडीन्स हैं, प्रीमिडीन। बात क्लियर? तो आप ऐसे कह सकते हैं कि एक डीएनए का प्यूरिन, यूरेसिल भी तो है सर वो, लेकिन डीएनए में यूरेसिल नहीं है ना, वहां पर केवल कितने हैं? 2 प्यूरिन और 2 प्रीमिडीन।
जो आपका यूरेसिल है वो आरएनए में भाग लेगा, वो आपका डीएनए में नहीं होगा। तो एरविन चारगाफ ने जो बताया वो डीएनए के अकॉर्डिंग बताया कि कौन कौन। तो आपको याद रखना, क्योंकि आपको याद रखना ये जो आपका रूल है, ये एक चीज और इसको इंपॉर्टेंट समझिएगा, ये रूल किस पर वर्क नहीं करता, आरएनए पर वर्क नहीं करता, ये लाइन याद रखिएगा। एरविन चारगाफ ने कभी भी आरएनए के बारे में ये चीजें यूज नहीं की। उन्होंने जो अपना रूल दिया वो किसको बेस मानकर किसके लिए दिया, डीएनए के लिए दिया, इसलिए हम आरएनए की बात ही नहीं करेंगे, इसलिए यूरेसिल की बात नहीं होगी। बाकी क्लियर, जिसकी होगी जो उसमें भाग लेगा। तो आपको याद रखना एडेनिन थाइमिन के साथ जुड़ेगा, ग्वानिन किसके साथ, साइटोसिन। तो आपको ये भी पता होगा एडेनिन जब थाइमिन के साथ जुड़ेगा तो कौन से हाइड्रोजन बॉन्ड से, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से, और ग्वानिन जब साइटोसिन के साथ जुड़ेगा तो ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से। ये आपको याद रखना है। बात क्लियर, आप समझिए। तो पहला उन्होंने जो पॉइंट बताया अपने नियम का या रूल का, तो पहला जो रूल था उनका था कि एडेनिन हमेशा किसके बराबर होगी, थाइमिन के बराबर, और ग्वानिन हमेशा किसके बराबर, जैसे सपोज करिए ये डीएनए है, ऐसे समझिएगा ये डीएनए है। अब यहाँ मान लीजिए एडेनिन है इस चेन में, तो ये अगले वाली चेन के किस बेस के साथ जुड़ा होगा, थाइमिन के साथ ही तो जुड़ा होगा ना। यहाँ मान लीजिए एडेनिन है तो यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ मान लीजिए एडेनिन है तो यहाँ पर भी थाइमिन होगा। तो जितने एडेनिन होंगे उतने ही क्या होंगे, तभी तो इनकी काउंट बराबर आएगी ना। तो ये चीज उन्होंने बताया कि जितने एडेनिन होंगे डीएनए मॉलिक्यूल में उतने ही कौन होंगे, थाइमिन बेस भी होंगे। और ऐसे ही किसके लिए भी है, क्योंकि जहां जहां ग्वानिन होगा उसके सामने कौन होगा, साइटोसिन। तो जितने ग्वानिन उतने ही साइटोसिन भी होंगे। बात क्लियर। तो आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जितने एक साइड पर आपके क्या होंगे, ये दोनों क्या है, प्यूरिन, तो उतने ही इस साइड पर क्या भी होंगे। तो आप ऐसे भी कह सकते हैं इसको सेकंड नंबर मान करके कि प्यूरिन्स बराबर पिरिमिडिन्स, ये भी आप कह सकते हैं। बात क्लियर। और आपको तीसरी चीज क्या समझना है, तीसरी चीज आपको समझना है कि प्यूरिन और पिरिमिडिन दोनों की मात्रा आपस में क्या होगी, इक्वल होगी। क्यों, अब कौन कौन प्यूरिन, तो आप ऐसे लिख सकते हैं एडेनिन प्लस ग्वानिन इक्वल टू, आप ऐसे लिख सकते हैं थाइमिन प्लस साइटोसिन। मतलब आप ऐसे समझ लीजिए, इनसे PYQ आते हैं न्यूमेरिकल, देख जैसे आपको दे देता है कि A इक्वल टू 17% है, तो भाई आपको C का बताइए कितना होगा परसेंटेज, ऐसे निकालते हैं ना। तो हम आप लोग इससे न्यूमेरिकल भी आते हैं, तो वो भी आपको याद रखना। तो देखिए A प्लस जी मान लीजिए कितना होता है, सिंपल सा रूल है, A प्लस जी और T प्लस जो आपके C बराबर होंगे इसी लॉ के अनुसार। तो 50% ये होंगे, 50% ये, टोटल 100% की अगर बात कर लें होंगे ना। सपोज डीएनए है 100% क्षार है, तो उसमें 50% प्यूरिन होगा, 50%, तभी तो बराबर कहा होगा, है ना। और प्यूरिन कौन कौन से हैं, तो आप जानते दो ही है हमारे पास, एडेनिन और ग्वानिन, और पिरिमिडिन भी दो ही है हमारे पास, थाइमिन और साइटोसिन। तो आप कह सकते दोनों 50-50%। लेकिन आपको ये जरूर इधर पर दिमाग लगाना है, आप ये नहीं सोचिएगा कि भाई एडेनिन और ग्वानिन मतलब 50, तो हम एडेनिन मान लें 25 और ग्वानिन मान लें 25, उनका हो गया 50%। तो यहाँ पे एक रूल आपको ये समझना है कि कभी भी एडेनिन बराबर नहीं होगा किसके, ग्वानिन के, और साइटोसिन बराबर नहीं होगा किसके, थाइमिन के। ये आपको याद रखना है। बात क्लियर है। और आप ऐसे मान सकते हैं कि जब ये दोनों बराबर नहीं होंगे तो कोई एक कम होगा और एक ज्यादा होगा। जैसे मैं इसी सवाल न्यूमेरिकल की बात करूं कि A है 17%, तो कह रहा है क्या निकालना है, साइटोसिन निकालना कितने परसेंट, तो आप इसी रूल को लगा लीजिए। A अगर आप जानते हैं A प्लस जी इक्वल टू कितना होना चाहिए, 50%। तो A आपका कितना दिया है 70, G हमें निकालना, और ये क्या हो गया 50, तो G बराबर 50 माइनस 70, तो G बराबर कितना आएगा, है ना। तो आपका आ जाएगा 33%। तो ये आपका 33 और ये आपका 70, टोटल मिला के 50 हो गया। तो अब आपसे पूछ रहा है कि तो सामने वाला क्या होगा, तो आप जानते हैं एडेनिन किसके साथ जुड़ता है, तो एडेनिन की मात्रा किसके बराबर होगी, तो थाइमिन 17%। तो फिर कितना बचा,
33, तो जो किसके बराबर होगा, ग्वानिन के, क्योंकि साइटोसिन ग्वानिन के बराबर है ना। तो ये आपको कुछ ये रूल जो देने वाले थे कौन थे, और आपको ये भी याद रखना है कि जो एडेनिन है प्लस ग्वानिन और साइटोसिन प्लस थाइमिन, आपको याद रखना ये 1 नहीं होगी, ये आपका क्या नहीं होगा, इनका रेशियो 1 नहीं होगा। बात क्लियर, ये याद रखना है। एडेनिन थाइमिन और ग्वानिन साइटोसिन बराबर 1 होता है, ऐसे आप समझिए। तो ये आपका किसका रूल हो गया, एरविन चारगाफ का। बात क्लियर है, ये आपको समझ में आ गया होगा। उन्होंने एक आध रेफरेंस बुक में आप देखते हैं, एक आध इसमें पॉइंट और भी दिया हुआ है कि एक ही स्पीसीज के लिए ये मान होता है, अलग अलग स्पीसीज के लिए नंबर क्या हो सकती है, अलग अलग हो सकती है ना। जैसे हम आप लोग ह्यूमन की बात करेंगे तो उनके लिए सेम होगा, लेकिन जब हम अलग स्पीसीज में से आप लोग उसको कह सकते मैच करेंगे तो वो अलग होगा रेशियो, इधर कुछ और होगा, क्योंकि डीएनए का साइज भी क्या होगा, अलग अलग होगा। जैसे मैंने आपको बताया कि डीएनए मनुष्य में एक सेल में कितना होता है, 2.2 मीटर, याद रखिएगा 2.2 मीटर। अब उसके बाद अलग अलग जीवों में अलग अलग होगा, भाई सब में सेम थोड़ी डीएनए पाया जाएगा, तो ये आपको याद रखना है। अब इसके बाद समझिए, इधर देखिएगा, इधर आपको याद रखना, कभी कभी पूछ दिया जाता है बेस पेयर का नंबर, कितने बेस पेयर पाए जाते हैं हमारे डीएनए, है ना। तो बेस पेयर की बात कर रहा है, या सॉरी बेस पेयर पूछता है कितने बेस पेयर होते हैं, तो आपको याद रखना 6.6 × 10⁻⁻⁹, ये याद रखना। ये मनुष्य के डीएनए में पाए जाने वाले क्या है, बेस पेयर, ये याद रखिएगा। इतने बेस पेयर हमारे आपके डीएनए में होते हैं एक सेल में, ये आपका PYQ भी है, ये याद रखना है आपको, ठीक। और अलग अलग जीवों में अलग अलग होगा। अब इसके अलावा आपको क्या समझना है, तो देखिए आपको इसमें समझना है कि ये आप कहेंगे सर 2.2 मीटर लंबा है डीएनए, किसका डीएनए है, ह्यूमन डीएनए, ये याद रखिएगा। अब इस ह्यूमन डीएनए को आप 2.2 मीटर मान लीजिए, तो ये आपकी सेल के अंदर बंद है। बात समझिएगा, कहाँ पाया जाता है डीएनए, सेल के अंदर, वो भी कहाँ, न्यूक्लियस के। और न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियस की लेंथ क्या मापी गई, तो न्यूक्लियस आप जानते हैं कितना होता है, 10⁻⁻⁶ मीटर। मतलब 1 मीटर में आप 1 के साथ 6 जीरो लगा के भाग देंगे, और डीएनए आपका कितना है, 2.2 मीटर है। तो अब आप दिमाग लगा रहे होंगे कि सर ये उसके अंदर कैसे जाता है ना, तो कैसे जाएगा, उसको हम आप लोग कहते थे डीएनए पैकेजिंग। क्या बोला जाता है, डीएनए पैकेजिंग पूछा जाता है कि आखिरकार डीएनए पैक कैसे होता होगा। फिर उसमें भाई अगर 2.2 मीटर लंबा डीएनए है और वो आपका न्यूक्लियस में पैक है, न्यूक्लियस का मतलब कितने साइज के न्यूक्लियस, 10⁻⁻⁶ मीटर, मतलब 1 मीटर से बहुत कम, और उसमें 2 मीटर लंबा आपका डीएनए पैक है, तो कोई ना कोई मेथड, कोई ना कोई प्रोसेस, कोई ना कोई प्रक्रिया हुई होगी, तभी तो वो पैक है। तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डीएनए पैकेजिंग। बात क्लियर। अब इसको समझिएगा, देखिए आपको नेक्स्ट जो आपको टॉपिक है वो यही समझना है कि भाई डीएनए की पैकेजिंग कैसे होगी। इधर देखिएगा, डीएनए की पैकेजिंग, सपोज करिए ये आपका डीएनए है, ऐसे मान लीजिए डीएनए, बात क्लियर। और आप जानते हैं डीएनए किस प्रकार का चार्ज होता है, डीएनए का चार्ज क्या होता है, नेगेटिव, याद रखिएगा। डीएनए किस प्रकार का चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज।
बात क्लियर। और आप जानते हैं यूकैरियोटिक सेल में जो आपका डीएनए है उसके साथ क्या पाई जाती है? हिस्टोन प्रोटीन। कौन कौन सी? हिस्टोन प्रोटीन, ये याद रखिएगा। कौन सी प्रोटीन का जिक्र होगा यहाँ पर? हिस्टोन का। अब हिस्टोन ये जो आपकी प्रोटीन है ये आप लोगों ने पढ़ी होगी, कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की। ठीक, कितने प्रकार की? 5। कौन कौन सी 5? H1, H2A, H2B, H3, H4, ये आपकी 5 टाइप की क्या होती है? हिस्टोन। लेकिन इसमें आपको याद रखना है, इसमें जब पैकेजिंग होती है डीएनए की यूकैरियोट सेल में, तो वहां पर आपकी H1 भाग नहीं लेगी। बाकी H1 को छोड़कर के शेष ये जो 4 प्रकार की है ये आपकी क्या है? चारों अणु इसके भाग लेते हैं। बात क्लियर। आपको एक चीज और पूछ दिया जाता है, ये हिस्टोन प्रोटीन किन अमीनो एसिड से बनी होती है? ये आपसे पूछा जाए, भाई प्रोटीन है तो जाहिर सी बात है कौन होंगे? एमिनो एसिड, क्योंकि आप जानते हैं प्रोटीन जो होती है वो किसी भी प्रोटीन के बारे में आप पढ़ेंगे सब एमिनो एसिड की पॉलीपेप्टाइड क्या है? चेन। अब जब पॉलीपेप्टाइड चेन है तो इसमें मेनली जो एमिनो एसिड होते हैं वो 2, एक होती है लाइसिन और दूसरा होता है आर्जिनिन। कौन कौन? लाइसिन और आर्जिनिन, ये याद रखना है आपको। आपसे पूछेगा हिस्टोन प्रोटीन किन अमीनो एसिड से बनती है, तो लाइसिन और आर्जिनिन से। आपने पढ़े होंगे अमीनो एसिड कितने प्रकार के? 20 होते तो 300 से भी ज्यादा प्रकार के नेचर में, लेकिन ह्यूमन बॉडी के लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं? 20। और उन 20 में से भी 20 में से भी आपको पढ़ाया जाता है कि 10 एसेंशियल है और 10 कैसे हैं? नॉन एसेंशियल है। या आप ऐसे कह सकते हैं 10 आवश्यक है और 10 अनावश्यक है। अब आवश्यक कौन होंगे भाई? 10 जो आपके आवश्यक हैं वो होंगे जो आपकी बॉडी में नहीं होंगे, इसलिए आपके लिए वो क्या है? जरूरी है। 10 वो होंगे जो हमारी बॉडी में हैं, तो वो आपके लिए आवश्यक नहीं है। तो जो 10 है वो क्या हो गए? वो नॉन एसेंशियल। लेकिन जो 10 नहीं है वो आपके क्या है? एसेंशियल। और उनको हमें कहाँ से लेना है? बाहर से। अब वो आप प्लांट से ले सकते हैं या फिर आप किसी एनिमल से ले सकते हैं। 2 ही सोर्स होते हैं प्रोटीन के, या एमिनो एसिड, या तो प्लांट और या फिर एनिमल। तो जैसे हम आप लोग कह देते हैं घी है ना, ड्राई फ्रूट वगैरह है, मशरूम वगैरह है, जानवरों का दूध है, घी है, पनीर है, इन सब से क्या मिलता है? प्रोटीन ही तो मिलता है ना। और वही प्रोटीन के लिए हम आप लोग खा रहे हैं जो हमें 10 जरूरी है, बाकी 10 हमारी बॉडी में है, तो वो नॉन एसेंशियल है। जो हमें चाहिए वो क्या है? एसेंशियल। भाई जो चीज हमारे पास है हम उसको क्यों मंगाएंगे किसी से? जो नहीं है उसी की डिमांड तो करेंगे ना अगले से। तो हमें जो नहीं है वो 10, उनमें से आपको याद रखना, आपसे पूछा जाता है कि हिस्टोन में कौन कौन से, तो 2 याद रखना है, लाइसिन और आर्जिनिन, ये याद रखना है। बात क्लियर। अब ये बनाता कैसे, पैक कैसे होता है, ये समझना है आपको। तो आपको याद रखना, ये जो आपका हिस्टोन प्रोटीन है इन चारों के 2-2 मॉलिक्यूल याद रखिएगा, 2-2। ये चारों के 2-2 का मतलब कितने हो गए? 8 हो गए। तो इनका ऐसे मान लीजिए इस प्रकार से कुछ स्ट्रक्चर आप ऐसे, जैसे ये मान लीजिए आपका H2A है तो इसके पीछे वाला भी कौन होगा? H2A हो गया। ये H2B है तो इसके पीछे वाला भी H2B, तो 2-2 का ग्रुप है ना पूरा। तो ये अगर आपका H3 है तो ये भी H3, और ये अगर H4 है तो पीछे वाला भी H4 है ना। तो ये आपके कितने हो गए टोटल? 8 मॉलिक्यूल। इनका जो 8 का ग्रुप है, इस पूरे ग्रुप को हम आप लोग क्या कहते हैं? हिस्टोन ऑक्टामर। क्या बोला जाता है इसको? हिस्टोन ऑक्टामर, या इसी को हम आप लोग क्या कह देते हैं? तो आपको याद रखना, इसी को न्यू बॉडी भी कहा जाता है। कौन सी बॉडी? न्यू बॉडी। याद रखिएगा किसको कहा जाता है? हिस्टोन ऑक्टामर। हिस्टोन ऑक्टामर किसे कहा जाएगा? हिस्टोन जो प्रोटीन है उसके कितने मॉलिक्यूल? 8 किसके किसके? H2A, H2B, H3, H4, सबके कितने कितने? 2-2। और ये जब आपस में जुड़ जाते हैं तो क्या बनता है? एक 8 आप कह सकते हैं मॉलिक्यूल का अणु, जिसको हम आप कह सकते हैं स्ट्रक्चर, जिसको क्या बोलेंगे? हिस्टोन का ऑक्टामर। ऑक्टामीन क्या होता है? 8। तो ये ऑक्टामर हो गया, या इसी को क्या बोलते हैं? न्यू बॉडी।
अब इसी के चारों, अब ये देखिए इसका जो नेगेटिव प्लस पॉजिटिव चार्ज है वो कहाँ की तरफ रहता है, बाहर की तरफ, बात समझना। और ये किस प्रकार का चार्ज है, नेगेटिव है, दोनों न्यूक्लियस के अंदर। तो ये पॉजिटिव वाला इस नेगेटिव वाले को अपनी तरफ क्या करेगा, क्योंकि अपोजिट जो आपके क्या होते हैं, चार्ज होते हैं, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, पॉजिटिव वाला नेगेटिव को, नेगेटिव वाला पॉजिटिव को। तो ये जो आपका स्टोन है इसके चारों ये डीएनए क्या हो जाता है, लिपट जाता है। ये जैसे मान लीजिए आया ऐसे लंबा होता तो ऐसे लिपटेगा, तो ऐसे घूमते हुए ऐसे लिपट करके ऐसे निकल जाएगा, है ना। तो ये जो उन्होंने ऐसे बनाया है, ये लिपट गया मान लीजिए ऐसे डीएनए। इस स्ट्रक्चर को बोला जाता है क्या, न्यूक्लियोसोम। क्या बोला जाएगा इसको, ये स्ट्रक्चर पूरा कहलाता है न्यूक्लियोसोम। यहां से PYQ बन चुका है। आपको याद रखना है कि जो डीएनए लिपटता है इसमें लगभग 1.5 चक्कर के समथिंग लिपटता है वो, तो कितने बेस पेयर होते हैं उसमें, तो आपको याद रखना ये आपका PYQ है और इंपॉर्टेंट भी है। लगभग कितने, 200 बेस पेयर लंबा डीएनए, 200 बेस पेयर लंबा डीएनए इसके चारों ओर क्या होता है, लिपटता है। तो ये क्या बनेगा, न्यूक्लियोसोम। और ऐसे जब आगे जाएगा तो इधर भी ये क्या बनाएगा, एक न्यूक्लियोसोम इधर भी बनाएगा, अगली हिस्टोन प्रोटीन के ऑक्टामर से जुड़ेगा, ऐसे ही अगला एक तीसरा यहां बनाएगा, है ना। तो ये ऑक्टामर या सॉरी ये न्यूक्लियोसोम, एक ये न्यूक्लियोसोम, एक ये न्यूक्लियोसोम। तो एक डीएनए में लगातार क्या बनते चले जाते हैं, एक जैसे बहुत सारे न्यूक्लियोसोम। और जब बहुत सारे न्यूक्लियोसोम जुड़ बनते जाते हैं, तो जैसे मान लीजिए एक न्यूक्लियोसोम ये, दूसरा ये, तीसरा ये, तो दो न्यूक्लियोसोम के बीच से जो जोड़ता है डीएनए, ये डीएनए ही तो गया वहां, इस डीएनए को क्या बोलते हैं, लिंकर डीएनए। क्या बोला जाता है, लिंकर डीएनए। याद रखिएगा, आपसे पूछिए लिंकर डीएनए क्या है, तो आप कहेंगे दो न्यूक्लियोसोम को आपस में क्या करने वाला, जो जोड़ रहा है डीएनए, उसी को क्या बोलेंगे। तो यहाँ लिंकर है, तो ऐसे ये भी लिंकर है, बात क्लियर। तो ये बीड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देती है, आप ऐसे कह सकते हो माले की तरह, जैसे माले में वो बीड डाल देते जगह जगह पर एक जैसे, तो लंबा स्ट्रक्चर दिखता है, वैसा स्ट्रक्चर दिखता है, बीड लाइक स्ट्रक्चर। इसको हम आप लोग क्या कहते हैं, लिंकर। इसमें एक चीज और आपसे पूछी जाती है, कभी पूछ दिया जाता है, H1 प्रोटीन इसमें भाग लेती है क्या नहीं, तो आप क्या करना, ये न्यूक्लियोसोम बनाने में भाग नहीं लेती, लेकिन इनके बीच में जब न्यूक्लियोसोम खत्म होता है तो वहां क्या जुड़ती है, एक अणु आके H1 का जुड़ता है। किसका, H1 का एक अणु आकर के क्या होगा, मॉलिक्यूल, वो आपका ऐड हो जाता है। बात क्लियर, यानी कि H1 यानी स्टोन का जो 1 वाला है, H1 वाला है, वो H1 पार्ट आपका इसके साथ क्या हो जाएगा, वो ऐड हो जाता है। बात क्लियर। तो यहाँ आपको देखिए जैसे यहाँ ऐड हुआ तो अगले के साथ भी ऐड होगा, इधर अगले के साथ भी ऐड होगा। तो ये पूछ दिया जाता, बनता है न्यूक्लियोसोम किससे, H2A, H2B, H3H4, बस लास्ट में आकर के कौन ऐड हो जाता है, H1 आकर। अब ऐड क्यों होता है, ये आप सोच रहे हो सर जब नहीं भाग लेते तो क्यों जुड़ा, तो आप ऐसे समझ लीजिए, जैसे सपोज करिए कि हम आप लोग कोई चीज को ऐसे मान लीजिए, जैसे ये आपका हिस्टोन ऑक्टामर का अणु है, इसमें आकर के ऐसे डीएनए मान लीजिए सब कुछ करिए ऐसे लिपट गया, ऐसे मान लीजिए यहाँ से घूम के आया ऐसे, तो अब ये जो आपका टर्न है ये खुलने ना पाए, तो होता है ना, तो कभी कभी हम टाका लगा देते हैं ना कि ये खुले ना, तो ये मान लीजिए आपका यहाँ पे चिपक करके वो टाके का काम करता है कि दोनों चेन आपस में क्या ना वो अलग ना खुले, वो बना रहे। जैसे आपने अंगूठी देखी होगी, कभी कभी वो पतली अंगूठी आती है, उसमें एक पत्थर टाइप का लगा देते हैं, उसके ऊपर एक तार लपेट देते हैं और उसमें एक टाका मार देते हैं। वो टाका ज्वाइंट मारा क्यों, ताकि वो क्या ना हो पाए, खुलने ना पाए, ताकि वो पत्थर ना निकल जाए। तो वही सेम चीज है, वो टाका मार दिया जाता है, किसका टाका लगा, H1 का, ऐसे समझ लीजिएगा, टाका ही समझिएगा, उधर कांटा ना समझ लीजिएगा। तो ये आपका H1 का टाका लग गया उधर पर, कहाँ पर, न्यूक्लियोसोम पर, तो वो वैसे ही का वैसे ही बाउंड बना रहेगा, है ना, वो बाइंड रहेगा उसके चारों तरफ। ये आपका, और ये आप जब पूछ रहे एक न्यूक्लियोसोम हो गया, ये न्यूक्लियोसोम हो गया, वो न्यूक्लियोसोम हो गया, लेकिन जब आपसे कहते हैं ये स्ट्रक्चर पूरी क्या कहलाएगी, ये पूरी स्ट्रक्चर यहाँ से लेकर के जो न्यूक्लियोसोम वाला स्ट्रक्चर से हम बात कर ले कि ये पूरा स्ट्रक्चर फिर क्या है, जिसमें बहुत सारे न्यूक्लियोसोम है, तो याद करिए इसको हम आप लोग कहते हैं क्रोमैटिन। क्या बोलेंगे इसको, क्रोमैटिन फाइबर, जिसको आप लोग पढ़ते हैं, जिस रूप में मोस्टली डीएनए होता है न्यूक्लियस के अंदर,
किस रूप में होता है? क्रोमैटिन फाइबर के रूप में। आप लोग पढ़ते हैं ना क्रोमैटिन फाइबर। तो कितने प्रकार से होता है क्रोमैटिन फाइबर? 2 प्रकार का, एक याद करिए हेट्रोक्रोमैटिन और एक यूक्रोमैटिन, है ना। एक हेट्रोक्रोमैटिन होगा और एक यूक्रोमैटिन। तो आप लोगों को हेट्रो और यू का अंतर भी पता होगा, डिफरेंस, कि हेट्रोक्रोमैटिन क्या है और यूक्रोमैटिन क्या है। कौन बताएगा? किसी को पता है थोड़ा सा? हाँ, डेंस होते हैं, हाँ भाई। और जो यूक्रोमैटिन होता है वो लूज बॉन्ड होता है। जैसे सपोज करिए ये आपस में लिपटा है, तो जो टाइटली आपका क्या हो जाएगा? बॉन्ड हो जाएगा, तो वो कहलाएगा कौन सा? हेट्रो। जो लूज बॉन्ड होगा, जिसमें जगह होगी भी, अब किस में लूज? ये लूज नहीं कि ये लिपटा सा, तो ये क्या लूज लिपटा होगा क्या उसमें? और उसमें ये नहीं, ये आपकी स्टोन प्रोटीन के साथ ये बराबर आपका उसी, आप कह सकते टाइटन से आपका लिपटा होगा। लेकिन ये जो आपकी डीएनए और स्टोन का ये क्रोमैटिन है, ये जो न्यूक्लियस में जब जाता है वह गुणसूत्र बनाता है, तो और भी जो प्रोटीन है उनके साथ क्या करेगा? वो आपका अटैच होता है, जुड़ता है, उनके साथ बाउंड होता है। तो जो लूज आपका टाइट बॉन्ड होगा वो कहलाएगा यूक्रोमैटिन। जो टाइट सी बॉन्ड बना लेगा ना प्रोटीन के साथ, वो क्या कहलाएगा? वो हेट्रोक्रोमैटिन। तो आपको एक चीज इससे ये पता चलती है, जैसे सपोज करिए जो लूज आप कह सकते बाइंड है अन्य प्रोटीन के साथ, ये क्रोमैटिन फाइबर, एक लूजली होगा और एक कैसा होगा? एक टाइटली हो जाएगा, आप ऐसे कह लीजिए। तो जो लूज बाउंड होगा, बस समझना, तो जब लूज होगा तो जाहिर सी बात है वो आपका ट्रांसक्रिप्शन में भाग लेगा, क्योंकि वहां जगह मिल जाएगी किसको? आरएनए पॉलीमरेज को, क्या करने के लिए? ट्रांसक्रिप्शन करने के लिए। तो आप कह सकते हैं जो यूक्रोमैटिन होता है, यूक्रोमैटिन जो लूजली आपका क्या होता है? बाइंड होता है, वो ट्रांसक्रिप्शन के लिए क्या है? एक्टिव, आप कह सकते हैं, आप ये कह सकते हैं ट्रांसक्रिप्शन करता है, ट्रांसक्रिप्शन के लिए आप कह सकते हैं परफेक्ट है। लेकिन ये जो टाइट होगा उसके लिए पॉलीमरेज को जुड़ने के लिए क्या नहीं होगी? प्रोटीन वजह टाइट बॉन्ड होने के कारण दिक्कत आती है, तो वो क्या नहीं करता? वो ट्रांसक्रिप्शन में भाग नहीं लेता। तो याद रखिएगा कि जो आपका हेट्रोक्रोमैटिन होता है, जो टाइटली बॉन्ड होता है, हेट्रोक्रोमैटिन जो टाइटली बॉन्ड होता है, वो आपका किसमें? ट्रांसक्रिप्शन में भाग नहीं लेता है, ये याद रखना है। वो ट्रांसक्रिप्शन में भाग नहीं लेता। तो आपसे कभी कभी पूछ दिया जाता है कि कौन सा क्रोमैटिन, तो आपको याद रखना यूक्रोमैटिन है, ये यूक्रोमैटिन, ये यूक्रोमैटिन भाग लेगा, क्योंकि इसके आगे क्या लिखा है? यू। भाई यू मीन्स क्या होता है? नया। और नया कोई क्या होता है? पुराने से नया मतलब क्या होता है? जब कोई चीज पुराने से क्या होती है? नई होती है। जैसे सपोज करिए मैं आपसे ऐसे कहूं, जैसे आपने पढ़ा कि सबसे पहले आपका प्रोकैरियोटिक सेल बनी, फिर उसके बाद क्या बनी? तो प्रोकैरियोटिक जो सेल है वो आपकी यूकैरियोटिक की अपेक्षा थोड़ा कम स्टेबल है, तभी तो यू बनाने की जरूरत पड़ी। भाई कहीं ना कहीं पुरानी वाली में क्या रही होगी? कुछ कमियां होंगी, उनको सुधार करके क्या किया गया, तभी तो नया बनाया गया ना। भाई जब नया बनाया तो जाहिर सी बात है कि पुराने से थोड़ा अपडेट तो होगा ना, बेटर होगा, तभी तो। अब आपका मोबाइल है, कीपैड से आप टच में पहुंचे, तो कुछ कमी थी ना कीपैड में, जो आपको किस में मिली? टच में मिली। बात क्लियर? इसलिए आप कीपैड से टच के साथ गए, तो आप कीपैड ही ना चलाते। कुछ बेटर मिला ना आपको, तो स्टेबल चीज मिली कुछ, जो आपकी अकॉर्डिंग आपकी डिजायर को पूरा करती है। तो ऐसे ही प्रोकैरियोटिक जो बनी थी उसमें कुछ कमियां थी, जिसको किसने पूरा किया? आपकी यूकैरियोटिक ने। तो ऐसे ही जो आपके हेट्रोक्रोमैटिन है, हेट्रोक्रोमैटिन में कुछ कमियां थी, तभी वो क्या बना? यूक्रोमैटिन। और यूक्रोमैटिन बना तभी क्या हुआ? ट्रांसक्रिप्शन हुआ। और जब ट्रांसक्रिप्शन हुआ तभी तो नई नई चीजें बनी होंगी, क्योंकि नई चीजें या नए ऑर्गेनिज्म बनने के लिए क्या चाहिए? प्रोटीन, अलग अलग डिफरेंट टाइप की मेटाबॉलिक रिएक्शन के लिए। अब वो प्रोटीन कब बनेंगे? जब ट्रांसक्रिप्शन होगा, डीएनए से आरएनए होगा, तभी आरएनए तो प्रोटीन बनाएगा, तभी आपकी नई नई एंजाइम्स, नई नई मेटाबॉलिक रिएक्शन होंगी, है ना। तो ये आपको समझना है। तो इसलिए यू वाला ज्यादा स्टेबल है, किसके अकॉर्डिंग? हेट्रो के अकॉर्डिंग। बात क्लियर? ये याद रखना है। तो जब आप इसमें कलर डालेंगे, इसका पिगमेंटेशन जो आपका किया जाता है, जिसके कारण हमें आप लोगों को बताया जाता है कि कौन यू है और कौन हेट्रो है। तो हम लोगों को छोटी क्लास में सिंपल समझाया जाता है, जो डार्क कलर से रंग जाए तो वो हेट्रो, वो यू है,
और जो आपका लाइट कलर दिखाए वो क्या है। तो हम लोग दिमाग में केवल यही छपा जाता है, रटाया जाता है कि भैया डार्क है तो यू है, लाइट है तो हेट्रो है। अब आपके दिमाग में कहीं ना कहीं थोड़ा सा गया होगा कि डार्क क्यों हुआ था। भाई कोई चीज ज्यादा टाइट बॉन्ड है, बात समझना। तो जब टाइट बॉन्ड है तो आप कलर डालोगे तो अलग दिखेगा ना, टाइट में अलग कलर दिखेगा डार्क सा, और जो लूज है उसमें आप कलर डालोगे तो कम दिखेगा। भाई जो चीज पास पास होती है तो ज्यादा दिखती है, जो दूर दूर होती है वो कम दिखती है। तो जो दूर दूर थी, दूर दूर का मतलब कौन सा, लूज वाला, तो उसमें कलर कम दिखेगा, तो आप कह सकते हैं ये लाइट है। और जो आपका ये टाइट वाला हेट्रो जो पास पास है, इनमें कलर क्या दिखेगा, डार्क दिखेगा। देख तो जो डार्क कलर का वो हेट्रो और जो आपका लाइट कलर का है वो यू हो जाता है। और ये चीज हमें बताई जाती है। तो अब आपको कहीं ना कहीं समझ में आ गया होगा कि टाइट जो आपका लाइट कलर और डार्क कलर का अंतर। मैं शायद पहले उल्टा बोल गया, हाँ वो हो सकता है वो बताने में चेंज हो, लेकिन आपको अभी यहाँ क्लियर करना है कि जो हेट्रो है, जो टाइटली बाउंड आप कह सकते बाइंड है, वो डार्क कलर में है ना, और जो आपका लूज है वो आपका लाइट कलर में है, और उसी को हम आप लोग क्या कह देते हैं, यू क्रोमैटिन। और यू क्रोमैटिन को ही फंक्शनिंग समझा जाता है। इसी के अकॉर्डिंग आप जानते हैं वो एक्सोन और इंट्रोन पार्ट आप पढ़ते हैं, फंक्शनिंग डीएनए और नॉन फंक्शनिंग डीएनए है ना। बाद में आप ट्रांसक्रिप्शन पढ़ते हैं वो अलग कर दिए जाते हैं स्प्लाइसोसोम के द्वारा। तो वही आपका, तो ये आपका डीएनए की क्या है, पैकेजिंग। ये याद रखिएगा, ये डीएनए पैकेजिंग है, ठीक। और डीएनए पैकेजिंग किसके किसके द्वारा हुई है, किसके किसके द्वारा डीएनए पैकेजिंग हुई है, डीएनए प्लस हिस्टोन, ये याद रखिएगा। और जब ये आपका डीएनए और हिस्टोन मिलेगा तो क्या बना, न्यूक्लियोसोम। और जब न्यूक्लियोसोम बहुत सारे जुड़ जाते हैं स्ट्रक्चर तो क्या बनेगा, क्रोमैटिन। और जब ये क्रोमैटिन बहुत सारे जुड़ जाएंगे तो वही आपका क्रोमोसोम, गुणसूत्र बन जाते हैं, है ना। तो वो आपका क्या बन जाते हैं, गुणसूत्र, यानी कि क्रोमोसोम। बात क्लियर है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा जो चीजें बताई। ये आपका डीएनए पैकेजिंग ही है, बात क्लियर। अब इसके अलावा समझिए यहाँ पर और भी देखिए, जब आप कोई रेफरेंस बुक वगैरह देखते हैं तो उसमें थोड़ा सा और कुछ चीजें जोड़ दी जाती हैं। कैसे जोड़ दी जाती हैं, वहां बताया जाता है कि न्यूक्लियोसोम बना, न्यूक्लियोसोम से फिर बना सोलेनॉइड, है ना, सोलेनॉइड से फिर आपका क्या बना, क्रोमैटिन, है ना, क्रोमैटिन से फिर क्या बना, क्रोमोसोम। तो वहां सोलेनॉइड ऐड कर दिया जाता है। अब सोलेनॉइड क्या है, आखिर एनसीईआरटी में ऐसा नहीं है सोलेनॉइड वाला जिक्र, वहां तो सीधा क्या है, डीएनए प्लस हिस्टोन इक्वल टू न्यूक्लियोसोम। और न्यूक्लियोसोम को मिला करके चाहे आप कह सकते हैं बहुत डेंस हो जाएगा तो वो आपका क्रोमैटिन फाइबर, और क्रोमैटिन फाइबर से क्या, क्रोमोसोम। यहाँ सोलेनॉइड वाली थ्योरी ऐसी है कि सपोज करिए ये न्यूक्लियोसोम है, ये आपका न्यूक्लियोसोम है, वो तो करें कुछ न्यूक्लियोसोम जब आपस में टाइट हो जाएंगे, मतलब बाउंड हो जाएगा, आपस में डेंस हो जाएंगे, तो वो स्ट्रक्चर को उन्होंने नाम दिया क्या, सोलेनॉइड। और फिर सोलेनॉइड और लिपट गए आपस में और डेंस हो गए, कंडेंस स्ट्रक्चर, वो क्या बन गई, वो क्रोमैटिन। तो बीच का एक आप कह सकते स्टेप है जो उन्होंने बीच में डाला है, वो आपका सोलेनॉइड। तो आपको सोलेनॉइड से कोई लेना देना नहीं, आपको क्या समझना है, न्यूक्लियोसोम है, न्यूक्लियोसोम से कौन है, क्रोमैटिन फाइबर है, और क्रोमैटिन फाइबर से आपका क्या है, क्रोमोसोम है। और कितने क्रोमोसोम्स हैं, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम पर सेल 46, कितने ह्यूमन सेल में 46, 23 पेयर, आप ऐसे कह लीजिए, है ना, 46 जिसको कहते हैं, 23 जोड़ी कहते थे हम आपको, होते तो क्योंकि पेयर नहीं है तो इसलिए हम आप 23 जोड़ी कह लीजिए, 23 पेयर या 46 कह लीजिए। लेकिन कभी कभी दिमाग में ये भी आता होगा कि सर 46 जो बनते हैं तो क्या उनमें डीएनए भी अलग अलग हो, भाई 46 है तो एक से एक क्रोमोसोम, दूसरे से दूसरा होगा, तीसरे से तीसरा, तो क्या डीएनए भी सबका अलग अलग होगा क्या, तो ऐसा नहीं है, एक ही सेम प्रकार का डीएनए है, बस कितने क्रोमोसोम में बट रहा है, 46, बनाने वाला एक ही है। बात क्लियर, बस रूप उसके क्या है आप ऐसे समझ लीजिए अलग अलग, जैसे हम कहते थे बनाने वाला एक है, फिर हम आप लोग अलग अलग हो गए, है ना, रूप के अकॉर्डिंग, उसने तो एक जैसा बनाया, तो बस वही रंग रूप अलग कर लीजिए, कोई लंबा बन गया बहुत, कोई बेचारा बौना रह गया, है ना, तो साइज के अकॉर्डिंग आप बांट दीजिए, कोई गोरा हो गया तो कोई सांवला हो गया, तो उन्होंने कलर के हिसाब से बांट दिया, तो गोरे काले का हो गया,
लेकिन ऐसा कहीं नहीं, सब क्या है, ऊपर वाला एक ही है, उन्होंने बनाया एक ही तरीके से। वो थोड़ा सा कलर साइज, अब हर व्यक्ति को अलग अलग थोड़ी दे सकते एक जैसा, तो कहीं कम कहीं ज़्यादा, बस यही कम और ज़्यादा की भावना को हम आप लोगों ने विस्तारित कर दिया, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए, किसी के पास कम किसी के पास ज़्यादा। और जब ऐसा है उसी को तो डाइवर्सिटी कहते हैं, और डाइवर्सिटी होना क्या है, जरूरी है। अगर हम आप लोग सब एक ही जैसे हो जाते तो फिर हम आप लोगों की ज़रूरतें कैसे पूरी होती, क्योंकि सब एक जैसे हैं। तो इसलिए अलग अलग होना जरूरी है नेचर के अकॉर्डिंग, तभी तो आप आगे जाके पढ़ते हैं बायोडाइवर्सिटी, और बायोडाइवर्सिटी में आपको पढ़ाया जाएगा फूड चेन। तो फूड चेन तभी तो बनेगी जब हम अलग अलग होंगे, सब एक ही होंगे और सब IAS-PCS और सब डॉक्टर बन जाएंगे, तो फिर इलाज कराने कौन आएगा, सब अपना अपना कर लेंगे घर में। तो ये होना जरूरी है। तो इसीलिए को हम आप लोग क्या कह देते हैं, बायोडाइवर्सिटी वो वहाँ है, लेकिन आपको यहाँ समझना, जो आप समझ रहे थे, ये आपका DNA का मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इसके बाद आपको क्या पढ़ना है, हम आप लोग पढ़ते हैं DNA क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। मोस्ट ऑफ हम आप लोगों को पढ़ाया जाता है DNA ही क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है। किसको छोड़कर, कुछ वायरस को छोड़ दीजिएगा, क्योंकि कुछ वायरस में DNA नहीं होता, तो वहाँ जेनेटिक मटेरियल कौन, वहाँ RNA ही, जाहिर सी बात है, क्योंकि वो भी तो न्यूक्लिक एसिड है ना। तो जहाँ DNA नहीं वहाँ पर कौन, वहाँ RNA। तो कुछ आप कह सकते हैं वायरस को छोड़ दीजिए, बाकी सब में मोस्टली जो आपके ऑर्गेनिज्म है, जीवधारी है, उन सब में आपका जेनेटिक मटेरियल कौन है, DNA। अब DNA को जेनेटिक मटेरियल सिद्ध करना आप लोगों ने उसी में है, उसी चैप्टर में आपको वो समझना है। तो उसके लिए आप लोगों ने 3 प्रयोग भी पढ़े होंगे, NCERT में 3 ही हैं, रेफरेंस बुक में भी 3 ही हैं। ठीक, 3 कौन कौन से हैं, पहला आपका ग्रिफिथ का ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट है ना, चूहे वाला, माइस वाला। दूसरा आपका एवेरी मैक्लॉयड मैकार्टी का एक्सपेरिमेंट है, उसी ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट को उन्होंने आगे बढ़ाया है ना। और लास्ट में, जिसने लास्ट में अंतिम बार सही तरीके से साबित किया कि DNA इज अ जेनेटिक मटेरियल, वो आपका हर्शे एंड चेज। तो आपको 3 एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये समझना है कि DNA ही क्या है, अनुवांशिक पदार्थ या जेनेटिक मटेरियल है। बात क्लियर है। तो ये जो DNA इज अ जेनेटिक मटेरियल वाला टॉपिक है, ये आपका नेक्स्ट सेशन में, अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।